हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है ब्रह्मोदय एम नगरम, जो कि आपके इग्नू के एमए हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। MHI 04 के पेपर का, MHI 04 का पेपर जिसका नाम है भारत में राजनीतिक संरचनाएं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ब्रह्मोदय है और नगरम है, ये एक्चुअली क्या है कि आपके एक शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, जिसमें आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। या तो ये 5th क्वेश्चन में आ सकता है या 10th क्वेश्चन में आ सकता है, जिसमें से आपको पता है आपके 5th और 10th क्वेश्चन में क्या मिलते हैं। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, छोटे छोटे 4 टॉपिक्स दिए होते हैं। उसमें से आपको कोई 2 टॉपिक को अपने आंसर में लिखना होता है, उसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। वो 250 वर्ड्स में लिखना होता है। छोटे क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है अक्सर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ MHI 04 का टॉपिक ब्रह्मोदय एम नगरम। तो देखिए, जो ब्रह्मोदय था वो क्या था, ब्रह्मोदय से आप क्या समझते हो। देखो, आपको अगर वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिए कि टर्म को अच्छे से पढ़िए, टर्म से उसका मतलब समझने का ट्राई कीजिए। ब्रह्मोदय मतलब ब्रह्म को दिए, ब्राह्मणों के दे, मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, जो टैक्स से फ्री होती थी, उस लैंड को कहते थे ब्रह्मोदय। मतलब क्या था कि राजा क्या करते थे, जब राजा बहुत पावरफुल हो जाते थे ना, ये एक्चुअली ये जो टर्म्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये टर्म्स है चोल काल के आसपास के हैं। चोल काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो जो जब राजा था, जब शक्तिशाली होता था, तो वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल किंग हूँ, तो वो क्या करता था, थोड़ा शो ऑफ करता था। जो शो ऑफ मान लीजिए, या अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्या करता था कि जो लैंड था उसको क्या करता था कि ब्राह्मणों को देता था। तो जितने ज़्यादा वो लैंड देता था ब्राह्मणों को, जितना ज़्यादा वो भूमि का दान करता था, उतना ज़्यादा वो पावरफुल माना जाता था। तो ब्राह्मणोदय में पढ़ते हैं तो क्या है कि इसका एक्चुअली डेफिनेशन पढ़े तो क्या है कि एक ब्राह्मणों की एक ऐसी बस्ती है जो कि कृषि क्षेत्र में, ब्रह्मोदय ब्राह्मणों की बस्तियां थी जो कृषि क्षेत्र में भूधारक थे। मतलब ब्रह्मोदय एक ऐसे ब्राह्मणों की बस्तियां थी जो कि एग्रीकल्चर लैंड में क्या थे, लैंड होल्डिंग जिनके पास थी, और उनको है ना टैक्स फ्री लैंड दे दी थी। और वो क्या क्या हुआ, एक साथ ऑर्गेनाइज हुए। बहुत सारे ब्राह्मणों को, अब पता है कि आपको, बहुत सारे ब्राह्मणों को जब राजा ने दी होगी ये भूमि जो कि कर मुक्त थी, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, ब्राह्मणों को जो दान दी थी, तो उसमें वो क्या करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर एक बस्ती बना ली और वो वहाँ रहते थे। और एग्रीकल्चर लैंड के जो एरियाज़ में जो लैंड होल्डर होते थे ब्राह्मण, तो उससे बस्ती को ही कह दिया गया ब्रह्मोदय। नगरम क्या था, नगरम में देखो, नगर नगर क्या होता है कि सिटीज़ होती है। तो सिटीज़ है, देखो 2 टाइप के होते हैं, गांव होता है, एक शहर होता है। जो गांव होता है वहाँ पर क्या होता है, लोगों का मेन पेशा क्या होता है, कृषि करना। तो जहाँ पर लोग कृषि करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो पृष्ठभूमि है, उस जो एरिया की, वो ग्रामीण हो ही जाएगी। और जो एरिया जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हो गई, जहाँ पर ट्रेड हो रहा है, जहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट किया जा रहा है, व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, तो वो नगरम में ही तब्दील हो जाएंगे। तो नगरम थे वो क्या थे कि व्यापारी वहाँ पर रहते थे, जो कि व्यापार की गतिविधियाँ करते थे। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे एक तरीके से। ऐसे मान लीजिए कि एक देश से दूसरी जगह देश से सामान मंगाते थे, भेजते थे, मतलब कि व्यापारिक गतिविधियों में जुड़े रहते थे। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड के सेंटर्स बन गए। और जहाँ पर एक्चुअली क्या, कौन रहते थे कि एक तो रहते थे व्यापारी और एक और शिल्पकार जैसे लोग इस नगरम में रहते थे। और इसका ना एक्चुअली आप पढ़ोगे, अगर आपने चोल चोल का टाइम पीरियड पढ़ा है, चोलास को पढ़ा है, तो उसमें आप पढ़ोगे कि इनका एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था, इनका मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो किस तरीके से वो होता था, किस तरीके से वो टैक्स को कलेक्ट करते थे, अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा मैं आपको दे दूँ कि इनका प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इनका प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी चोल के एम्पायर में, चोला के समय में, चोल काल में। तो कैसा था कि जो एम्पायर था ना, जो चोल एम्पायर था, उसे कुछ डिवाइड कर रखा था कुछ यूनिट्स में। तो मतलब जो सबसे ऊपर वाली यूनिट थी उसे कहते थे हम मंडलम। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, चोल की प्रांतीय व्यवस्था बता रहा हूँ। जो सबसे ऊपर वाली जो यूनिट हुआ करती थी उसे मंडलम कहते थे। और मंडलम के नीचे थे वलनाडु, और वलनाडु के नीचे थे नाडु। मतलब बहुत सारे नाडु से मिलकर वलनाडु बनते थे, बहुत सारे वलनाडु से मिलकर बनते थे। मंडलम मान लीजिए आज का राज्य है, वलनाडु मान लीजिए आज का जिला, और नाडु मान लीजिए आज की तहसील। तो ऑब्वियसली जो मंडलम है वो राज्य है। तो राज्य में, आज के राज्य में सबसे ऊपर वाला पद कौन सा होता है, सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है, मुख्यमंत्री का। तो मंडलम में भी कोई ऐसा ऑफिसर होता होगा जो क्या करता था कि उसके प्रशासन को देखता था।
कोई उसका कंट्रोल करता था तो वो होता था, उसको कहते थे रॉयल प्रिंस। मतलब कि जो राजा का बेटा वगैरह होता था, वो जो रॉयल प्रिंस होता था, वो मंडलम के ऊपर क्या करता था, चार्ज लेता था, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। अब वलनाडु है जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी कोई ना कोई किसी के कंट्रोल में होगा, जैसे आज के डीसी में होता है, आज के आईएएस ऑफिसर में होता है। तो उस टाइम पीरियड का था पेरियार नट्टर। पेरियार नट्टर जो टर्म था वो था कि जो वलनाडु को कंट्रोल करता था, ठीक है। और जो नाडु थे, नाडु में बहुत सारे गांव आते थे, बहुत सारे गांवों से मिलकर बनता था नाडु। और नाडु किसके कंट्रोल में था, नट्टार के कंट्रोल में था। देखो ये टर्म्स भी आ सकते हैं, थोड़ा टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो टाउन था उसे कहते थे हम नगरम, ठीक है। और जो टाउन था नगरम, उसके वो भी किसी के कंट्रोल में था, वो कंट्रोल में था एक काउंसिल के। और जो काउंसिल का नाम था नगरट्टर था, NAGARATTAR, नगरट्टर के कंट्रोल में था, ठीक है। जब 9th सेंचुरी के आसपास जब थांजावुर में जब चोला का राइज होने लगा था, तब वहाँ पर क्या, कावेरी के जो आसपास का जो लैंड था, जो बहुत ही फर्टाइल था, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे पहले से। वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मोदय ब्राह्मणों की बस्तियाँ पहले से ही थी। और राजेंद्र प्रथम का एक अधिकार पत्र है जिसका नाम है कर्नाटाई अधिकार पत्र। उसमें 1080 ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है, जो कि त्रिभुवन महादेवी चतुर्वेदी मंगलम में बसे हुए थे, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो ब्राह्मण बसे थे, उनकी सभा को महासभा कहते थे। मतलब कि जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो रहने वाले ब्राह्मणों की जो असेंबली होती थी, उसे ग्रेट असेंबली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जो ब्राह्मण बस्तियाँ थी मेनली कहाँ पे, देखो ब्राह्मणों का काम क्या होता है, धार्मिक धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब ही है कि पूजा अर्चना करना, यज्ञ को संपन्न करना, है ना, राजा की सहायता करना धार्मिक मामलों में। तो ये ऑब्वियसली इनका जो बस्तियाँ बसी थी, उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई थी मंदिरों के आसपास, ठीक है। तो अभी देखो, अभी और आगे आप पढ़ोगे तो ये एक्चुअली जानबूझ के इस तरीके से दान वगैरह करते थे ब्रह्मोदय बस्तियों का, ब्राह्मणों को जानबूझ की भूमि देते थे, ताकि उनकी जो राजनीतिक शक्ति है, जो जो भी उनकी शक्ति है, उसको वैलिडिटी मिले। मतलब कि मंदिरों से, इतिहास से, पुराण पे आधारित कि हाँ ये राजा है, ये हम पे राज्य कर रहा है, ये अपने एक पर्टिकुलर मेथड के माध्यम से, या फिर मान लीजिए कि इसको हम वैलिडिटी दे रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण उस समय बहुत पावरफुल हुआ करते थे। राजा ब्राह्मणों को ज़मीन देते थे और वह अपनी शक्ति को वैलिडिटी देने के लिए ब्रह्मोदय स्थापित करते थे, ठीक है। और भी जैसे हम कहें कि हम मिलते हैं कि एपिग्राफी से रिलेटेड अभिलेख वगैरह जो भी मान लीजिए, अब अभिलेख जो मिलते हैं उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसमें क्या है कि पता लगता है कि जो चोल टाइम पीरियड में नाडु के तहत बहुत सारे ब्रह्मोदय तेन्यूर थे। तेन्यूर मतलब होता है कि अलग ग्राम, मतलब कि वह गांव जिसके ऊपर जो कि अलग है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तेन्यूर उस टाइम का स्वतंत्र गांव को कहते थे, इंडिपेंडेंट विलेज को कहते थे। तो कह रहे जो चोला टाइम पीरियड में नाडु के अंडर में बहुत सारे तेन्यूर हुआ करते थे। इनके क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बिल्कुल अलग था। और इनका जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो राजस्व की बात कर रहा हूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ, मतलब रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, लॉ और ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इनका बिल्कुल ही अलग हुआ करता था। बहुत से कृषि गांवों को तेन्यूर के साथ मिला दिया जाता था। और जो तेन्यूर है, कई बार तेन्यूर को टेम्पल के कंट्रोल में रखा जाता था। और जो उस समय इसके तेन्यूर का जो मतलब जो कि इंडिपेंडेंट विलेजेस होते थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जिम्मेदार जो संस्था थी, उसका नाम था मुलपार उसई, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे, थोड़ा सा ये फैक्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा कि कर्नाटकी अधिकार पत्र में 1080 ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मोदय के बारे में हमें पता लगता है। लेकिन ये नहीं पता लगता कि इस असेंबली का या फिर इस कमेटीज़ का कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कैसे इसका गठन हुआ था। और आगे पढ़ोगे तो देखो, सभा एवं समितियाँ मंदिर, भूमि, पशु एवं अन्य संसाधनों की देखरेख करती थी। और ज़मीन थी वो किसानों को देते थे, उनसे टैक्स लेते थे। और रेवेन्यू का लेखा जोखा, मतलब कि राजस्व का लेखा जोखा रखते थे कि, और इकट्ठा करते थे, खर्चों का विवरण रखते थे। पूरा बही खाता बना रखी थी कि जो भी दैनिक काम काज हो रहे हैं, जो भी डेली के रूटीन वर्क है, कितना खर्च हो रहा है, वो सब बही खाता टाइप में लिख लेते थे, ठीक है। मंदिर के पुजारी से लेकर सफाई कर्मी के कार्यों पर निगरानी रखते थे। मतलब जो निगरानी व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जिसको जो काम दिया गया है, जो उसका दायित्व बनता है, वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी की जाती थी। मंदिर के दैनिक कार्यों की भी देखरेख, जो मंदिर के जो डेली के काम थे उसके ऊपर भी देखरेख करते थे। सभी एक समूह की तरह काम करते थे। और जो डिसीजन लिए जाते थे, वह किसी विशेष व्यक्ति के हित के लिए नहीं, बल्कि सभी को ध्यान रख के, सभी के कल्याण को
अपने मतलब ध्यान में रखकर लिए जाते थे कि वेलफेयर ऑफ पीपल की, वेलफेयर ऑफ पीपल्स की बात, पीपल की बात की जाती थी, मतलब लोगों की कल्याण की, जन कल्याण की बात की जाती थी। व्यक्ति इंपॉर्टेंट हुआ करता था, राज्य की क्या थी, निरंकुशता नहीं थी उस समय। चोल काल, जो चोल शासन काल में क्या थी, ब्रह्मोदय बस्तियाँ थी जहाँ मंदिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बाद में चोल काल में तो क्या था, मंदिर इंपॉर्टेंट थे और वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या करते थे, एक रोल निभाते थे। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में क्या हुआ कि मंदिरों की जो भूमिका है उतनी पावरफुल नहीं रही, उतने उनकी शक्ति नहीं रही। तो क्या हुआ कि आने वाले टाइम पर मंदिर उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं रहे। और बाद में 11वीं की सदी के 11वीं सेंचुरी के आसपास आते आते ब्रह्मोदय की संख्या में कमी हुई और मंदिरों के निर्माण में वृद्धि हुई। ठीक है, और पुराने मंदिरों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। कभी कभी क्या थी, ग्रेट असेंबली थी, वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते थे तो मंदिर से ली गई रकम को भी चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। तब वे आसपास के गांव से इकट्ठा करके रकम पर डिपेंड रहते थे। नगरम एक्चुअली क्या थी, बस्तियां थी, वो बस्तियां थी, बस्तियों के वो क्षेत्र थे जहाँ पर कौन रहते थे, ट्रेडर्स रहते थे, व्यापारी रहते थे, शिल्पकार रहते थे, अन्य लोग रहते थे। 1036 में एक हमें एक अभिलेख मिलता है जिसमें बता रखा है कि गैर ब्राह्मण निवासी थे, उनकी किस टाइप की कैटेगरी थी। मतलब गैर ब्राह्मण जो निवासी थे उसमें भी कुछ उच्च स्तर पे होंगे, कुछ निम्न स्तर पे होंगे, उनका टर्म्स क्या था, उनका नाम क्या हुआ करता था, इसके बारे में पता लगता है। जो उच्च स्तर के थे उसका नाम था कोडिगल और जो निम्न स्तर के थे उनका नाम है किलकिलनई। और ये पता कब लगा हमें, 1036 में। और इसका सोर्स क्या है, एक अभिलेख है, अभिलेख के माध्यम से हमें पता लगता है। और कुडीगल में जो दो व्यापारी समूह थे, एक का नाम था, जो निचला समूह था, कुडीगल एक्चुअली क्या है, उच्च स्तर पे थे, लेकिन उसके अंदर भी दो ट्रेडर्स के ग्रुप मिले हैं। इसमें भी अब दो है, एक ऊपर वाला समूह होगा थोड़ा जिसके हायरार्की में थोड़ा ऊंचा होगा, और एक होगा जो थोड़ा निचला समूह होगा। जो निचला समूह होगा उसे शंकर पिडियर कहते थे और जो उच्च समूह था उसे व्यापारीन कहते थे। ठीक है, और तीन अन्य भी ग्रुप मिले, जैसे किसानों को वेलार कहा जाता था, कपड़ा व्यापारियों को सेलियर कहा जाता था, मछुआरों को पट्टीनवर कहा जाता था। जो छोटे स्तर के जो काम करने वाले थे जिसे किल नहीं कहते थे, उसमें क्या थे, जो निचले स्तर पे काम करते थे, बढ़ई को टक्कर कहते थे, बुनकर को कोलियर कहते थे, स्वर्णकार जो ज्वेलरी से रिलेटेड है उसे टटर कहते थे, और लोहार को कोलर कहते थे। इस टाइम के टर्म्स का हम पढ़ा जाते हैं। नगरेटर मैंने बता चुका हूँ आपको कि जो नगरम का ट्रेडर्स, नगरम की जो काउंसिल थी, जो देखते थे कामकाज को देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते थे, या फिर जो काउंसिल थी जो कि नगरम के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती थी, जो ट्रेडर्स का रिप्रेजेंटेशन करती थी, उसको कहते थे नगरेटर। और नगरम बस्ती थी वो एक अलग एरिया हुआ करती थी और इसकी कमेटी को नगर वेरियम कहते थे। नगरम में जो लैंड अरेंजमेंट थी वो ग्रुप में थी, मतलब कम्युनिटी बेस्ड थी, मतलब इंडिविजुअल बेस्ड नहीं थी, मतलब सामूहिक थी। सभी लोगों के लैंड को मिलाकर एक लैंड बना दिया जाता था समूह का। उस आधार पर भूमि व्यवस्था स्थापित थी। और जो भूमि व्यवस्था थी उसे नगर, इस जो सामूहिक भूमि व्यवस्था थी उसको कहते थे नगर करनी। और इस टाइम पीरियड में लैंड को खरीदा भी जाता था और पट्टे पे भी दिया जाता था कि हाँ हमने ये हमारी लैंड है, हमने इसको खरीद लिया, अब हमारे कंट्रोल में आ गई है, अगर हमें इसको पट्टे पे देना था हम पट्टे पर भी दे सकते हैं। और लेकिन नगरम टैक्स भी लेते थे, टैक्स भी वसूला करते थे और स्थानीय समूह को सर्विस देते थे। देखो जब आप टैक्स वसूलोगे तो आपको कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ेगी, तो जो लोकल ग्रुप्स थे उनको क्या कुछ सर्विसेज भी वो देते थे। आय एम व्यय का हिसाब रखते थे, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी इनकम हुई है, सबका लेखा जोखा एक बही खाता में एक तरीके से मान लिया। क्रेडिट और जो डेबिट का सारा एक तरीके से वो रखते थे, देख रेख करते थे, उसे लिखा करते थे, उसका हिसाब रखते थे। और जो टैक्स लेते थे, शाही कर थे, वो क्या किस रूप में लेते थे, या तो सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में, या अनाज के रूप में, फूड ग्रेन्स के रूप में लेते थे, देते थे। मतलब स्थानीय मंदिरों पर टैक्स लगाते थे, जो लोकल टेम्पल्स वगैरह थे उसके ऊपर भी टैक्स लगा करता था। जैसे जो टैक्स था लोकल टेम्पल्स पे किस टाइप के टैक्स थे, देखो टैक्स के कुछ नाम है, जैसे कदामई है, वो लैंड पर टैक्स लगता था। मतलब लोकल टेम्पल्स पे ये टैक्स लग रहे हैं, लोकल टेम्पल पे किस टाइप के टैक्स लगते थे, वो 3-4 टाइप के टैक्स हमें पता है, यहाँ पे 2 के नाम मेंशन है। एक है जो लैंड पे जो टैक्स लगता था उसका कहते थे कदामई, और एक था नगरम के लिए जो टैक्स लगता था उसे नगर विनियोगम कहते थे। और कभी कभी जो नगरम है नाडु से समतट होते थे। मैंने बताया कि जो नाडु थे वह वो कहते कि सबसे निचला स्तर था जिसमें बहुत सारे गांव होते थे, और बहुत सारे नाडु से मिलकर वलनाडु बनते थे, और बहुत सारे वलनाडु से मिलकर अपना वो मंडलम बनता था। ठीक है, जो मंडलम होता था, जो मंडलम होता था वो कंट्रोल में होता था रॉयल प्रिंस के, जो वलनाडु होता था वो पेरियानटर के कंट्रोल में होता था, और जो नगरम होता था
वो होता था, सॉरी, जो नाडु होता था वो होता था नेटर के कंट्रोल में। और जो टाउन थे जहाँ पर ट्रेडर्स रहा करते थे, व्यापारी रहते थे, जो व्यापार की गतिविधियों में संलग्न रहते थे, उसको कहते थे हम नगरम। ठीक है। और जो नगरम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? नगरेटर करता था। तो यही था, इसी वीडियो में मैंने कवर किया कि क्या ब्रह्मोदय हुआ करते थे और क्या नगरम हुआ करते थे। ये कल के पेपर में आपको श्योरली मिलेगा, 100% मिलेगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और कल एग्ज़ाम में लिखाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं, बाय।